Unacademy. Let's crack it. पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत को डीकोलोनाइज करने के प्रयास चल रहे हैं। डीकोलोनाइज यानी कि विनिवेशवाद, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम अपनी औपनिवेशिक दास्ता, जिसमें मानसिक दास्ता भी शामिल है, उससे छुटकारा पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार इससे लगातार जूझ रही है। उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल शामिल हो गए हैं। राइट विंग और लेफ्ट विंग के इंटेलेक्चुअल्स आपस में एक दूसरे के सामने हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है, ये हमें करनी चाहिए, अच्छी है, भारत के भविष्य को इससे फायदा होगा। लेकिन साथ ही कुछ लोगों का ये कहना है कि इस प्रक्रिया से फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन इसको करने के तरीके गलत हैं, और जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। वास्तव में इसका डीकोलोनाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं है। आज के संपादकीय समीक्षा में भानु प्रताप मेहता जी के जरिए हम समझेंगे कि क्या हम वाकई खुद को डीकोलोनाइज कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रपंच है, इसके जरिए सिर्फ राजनीति साधने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, तो किन इंटेलेक्चुअल्स के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं और उनको कैसे नलीफाई किया जा सकता है, या उनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल है हमारा आज का, वी द डी कॉलोनिस्ट्स। आप जानते हैं भानु प्रताप मेहता जी को, इन्होंने लिखा है और समझाया है कि दरअसल वी उपनिवेशवाद जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है। बात शुरू करते हैं अपने आर्टिकल से। वो कह रहे हैं आजकल हर इदारे में, चाहे वो एजुकेशन का हो, स्पेस का हो, कानून का हो, इतिहास का हो, या फिर एक भारतीय जनमानस की चेतना का हो, हर मसले में हम लगातार एक चीज सुनते हैं कि भारत का उपनिवेशीकरण किया जाना चाहिए। जो हम अपने पुराने पुरखे जिन मान्यताओं को मानते थे, वो कहीं ना कहीं हम अंग्रेजों के रास्ते पर चल करके अपनी पुरानी मान्यताओं को पीछे छोड़ रहे हैं। उन पर लौटने का जो मकसद है वही डीकोलोनाइजेशन है। वो आर्गुमेंट देते हैं जेएसआई दीपक की किताब इंडिया दैट इज भारत के जरिए, और अंबिका दत्त शर्मा की किताब भारतीय मानस के का उपनिवेशीकरण। ये दो किताबें हैं, इनको उन्होंने बेस बनाया है, और इनके आर्गुमेंट्स के आगे चलकर उन्होंने एक एक करके इन आर्गुमेंट्स को तोड़ने का प्रयास किया हमारे लिए। हम आज तक हमारी जो समझ है उससे यही समझते हैं कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारे पास आई है किताबों के रूप में, ये हमें बताती है कि उपनिवेशीकरण क्यों किया जाना चाहिए। इनमें दो राइटर्स हैं, अंबिका दत्त शर्मा है और जेसाई दीपक, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। ये लगातार विभिन्न मंचों के माध्यम से इस बात को पुख्ता करने में लगे हुए हैं कि डीकोलोनाइजेशन जरूरी है। आगे वो कहते हैं कि सिर्फ पॉलिसी बदल देने से, कानून बदल देने से, या नाम बदल देने से हम डीकोलोनाइज नहीं हो जाएंगे। डीकोलोनाइजेशन एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें समय लगता है, उसके लिए लोगों को तैयार करना पड़ता है, और जब आपका मकसद डीकोलोनाइज करना हो तभी आप डीकोलोनाइज हो सकते हैं। अगर आपका मकसद राजनीति करना हो, कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, तो उसे डीकोलोनाइजेशन नहीं कहा जा सकता। उनका मानना है कि जो टर्म डीकोलोनियल है, उपनिवेशवाद, जो अपने आप में शब्द है, उसे किस चीज को आप डीकोलोनाइज कहेंगे? अगर आप क्या कर दें तो आप डीकोलोनाइज हो जाएंगे? पहला सवाल तो वो यही उठाते हैं कि क्या हर चीज का नाम बदल दें, क्या हर चीज का नाम बदल करके भारतीय नाम रख दे, या कुछ भारतीय टर्म उसमें घुसा दे तो डीकोलोनाइज हो गया? क्या हम पुरानी चीजों से छुटकारा पा पाएंगे? क्या नाम बदलना ही असल में डीकोलोनाइज होना है? ये सवाल है। तो वो कहते हैं कि ये जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, ये क्या काम करता है? ये दरअसल एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो कि सेल्फ डिटर्मिनेशन और डेवलपमेंट को एक्सपेंड करने पर काम करता है। यानी कि विकास करो, पहली बात तो, और दूसरा, खुद में इतना आत्मविश्वास आ जाए कि हमें पुरानी पद्धतियों की आवश्यकता ना पड़े। ये डीकोलोनाइजेशन है। अब आधुनिक प्रोजेक्ट पर अगर आए, तो कंटेम्पररी डीकोलोनाइजेशन जो है वो अपने आप में इतना कमजोर है कि उससे पार पाना बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ नाम बदल रहे हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट देते चलते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है, वो कहते हैं कि मान लीजिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं, तो ऐसा ये प्रोजेक्ट है कि इससे कोई व्यक्ति मना नहीं करेगा, और यहीं पर वो राजनीति को लेकर के आते हैं। राजनीति क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा लोगों के समूह को इकट्ठा करना होता है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि हमें डीकोलोनाइज करना है, तो इस बात से कोई गुरेज नहीं करेगा, इस बात से कोई मना नहीं करेगा। हर व्यक्ति ये कहेगा कि हाँ, हमें भारतीय परंपरा के अनुसार दोबारा स्थापित होना चाहिए। ये हमारी सभ्यता है, हमें वापस इसे रिक्लेम करना चाहिए। तो ज्यादा लोग आएंगे आपके साथ, ज्यादा लोग आपकी विचारधारा से जुड़ेंगे, और जितनी ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, उतनी आपकी राजनीति पुख्ता होती है, उतना ज्यादा आपका विचार पुख्ता होता है, और आपके सत्ता में बने रहने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल डोमिनेशन है भारतीय ज्ञान का, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो, फिलॉसफी दर्शन के क्षेत्र में हो, सौंदर्य शास्त्र में हो, या फिर प्रकृति शास्त्र में हो, या हमारी आम चेतना के माध्यम से हो, गणित में हो, तर्क में हो, भारतीय परंपरा तो बहुत मजबूत रही है। तो वो कौन सा कारण था जो आपको ये कहने पर मजबूर करता है कि भारतीय मानस अंग्रेजों की विद्वता से नहीं लड़ पाया,
और ऐसी कोई भारतीय नॉलेज अगर एग्जिस्ट कर रही थी तो इससे हम उस वक्त क्यों नहीं लड़े जिस वक्त हमें लड़ना चाहिए था? ये यहाँ पर मूल प्रश्न है। क्या तब ये टेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे? क्या तब हम काम नहीं कर रहे थे? तब हमारी चेतना को क्या हुआ था? क्या हमने बाहरी विचारों को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो ज्यादा मॉडर्न थे, या हमने सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी, कि हम उनके अधीन रहते थे? ये प्रश्न पूछने का है, हमने उन्हें क्यों एक्सेप्ट कर लिया, मूल मुद्दा यही है। तो पहला वो जो कहते हैं कि भारत की अंग्रेजी भाषा नहीं हो सकती, अंग्रेजी में जो ज्ञान आया है वो हम ले सकते हैं, वो मॉडर्न हो सकता है, लेकिन जो डी कॉलोनियल प्रोजेक्ट है जो ये कहता है कि भारतीय भाषाओं को स्थापित करो, तो आप भारतीय भाषाओं को स्थापित करिए, कोई मना नहीं करता, क्योंकि अंग्रेजी तो वैसे भी भारत की भाषा नहीं हो सकती। उसके बाद वो चार कारण गिनाते हैं, चार कारण गिनाते हैं जिनके जरिए वो बताते हैं कि क्यों जो ये प्रोजेक्ट है ये एक मिसगाइडेड प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है, जिसकी जड़ें अभी अधर में है, बहुत शैलो लेवल पर है। पहला तो वो कहते हैं कि ये जो ओवर डिटरमाइंड बाइनरी है, ओवर डिटरमाइंड बाइनरी, बाइनरी माने द्वैत, द्वैत किसका? एक तो भारत का यानी कि इंडिक का, और दूसरा वेस्टर्न का। आपने दो धड़ों में तोड़ दिया है हर चीज को, आपने हर मॉडर्न वस्तु को बना दिया है वेस्ट की, और हर पुरानी वस्तु को बना दिया है इंडियन, इंडिक। क्या कोई मॉडर्न वस्तु इंडिक नहीं हो सकती? आपको बाइनरी में चीजें तोड़ना जरूरी है क्या? अगर आप बाइनरी में नहीं तोड़ेंगे तो क्या कोई मॉडर्न वस्तु इंडिक नहीं हो सकती? ये पहला आर्गुमेंट देते हैं जिसके कारण ये प्रोजेक्ट चलो नजर आता है। दूसरा वो कहते हैं कि जो मॉडर्निटी आई, या जो भारत में ये प्रोजेक्ट चल रहा है डीकोलोनाइजेशन का, ये नार्सिसिस्ट प्रोजेक्ट है। नार्सिसिस्ट यानी कि आत्ममुग्धता इन लोगों को हो गई है कि जो हम कह रहे हैं, जो हमारा है वो बहुत अच्छा है, और जो बाहर का है वो खराब है। अगर ऐसा है तो आप ये कह रहे हैं कि बाहर की कोई वस्तु अच्छी नहीं है? क्या बाहर की शिक्षा अच्छी नहीं है? उनका हेल्थ केयर अच्छा नहीं है? उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है? क्या उनकी मॉडर्निटी अच्छी नहीं है? क्या भारतीय परंपराएं जो कि लोगों का दम घोटती थी, ऑपरेशन करती थी, उनके बजाय बाहर की वो परंपराएं जो महिलाओं को ज्यादा आजादी देती हैं या निचले तबकों को ज्यादा आजादी देती हैं, वो अच्छे नहीं है? ये जो नार्सिसिज्म है, आत्ममुग्धता, ये कहाँ से आती है और क्यों आती है? अगर ऐसा है तो ये गलत है। वो उदाहरण देते हैं उसके आगे, अंबिका दत्त शर्मा की किताब से उदाहरण देते हैं। उन्होंने कहा कि जब भारत में बाहरी ट्रेडिशंस आ रहे थे तो हमने उनके साथ घुलाव मिलाव क्यों नहीं किया? हम क्यों नहीं उनके साथ आगे मिलके बढ़े? मान लीजिए हमारा ज्ञान बहुत अच्छा था, तो हमने अपने ज्ञान से कुछ ऐसी चीजें क्यों नहीं छोड़ी जो ऑप्रेसिव थी, जो हमारे लिए बुरी थी, जो हमारे समाज के लिए बुरी थी? अगर हम वो छोड़ते तो हम वाकई मॉडर्न होते। हमें तो नार्सिसिज्म ये है ना कि हम अच्छे हैं बाकी सब बुरे हैं। इसका उदाहरण भी देते हैं वो कहते हैं कि जो भारतमानस किताब में अंबिका दत्त शर्मा ने लिखा है कि भारत के साथ इंटरमिंगलिंग क्यों नहीं हुई बाहरी रिलीजन्स की, बाहरी जो मॉडर्न आइडियाज थे उनकी। वो कहते हैं कि भारत एक तो आत्मनिर्भर था और एक आत्मपूरित था, यानी कि सेल्फ रिलायंट था और सेल्फ कंप्लीट था, हमें किसी की जरूरत ही नहीं थी। अब बताइए नार्सिसिज्म हुआ कि नहीं हुआ? आप अपने से बेहतर किसी को मानते नहीं, आप ये मानते कि हम बहुत अच्छे हैं, बाकी सब हमारे से नीचे हैं। ये तो नार्सिसिज्म है। ये दूसरी ड्रॉबैक है जो इंडिक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है डीकोलोनाइजेशन का, उसकी। तीसरा वो कहते हैं कि ये जो लैंग्वेज है, इंटेलेक्चुअल लाइफ की जो हमारी लैंग्वेज है, इसे इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन क्या बनाता है? यानी कि जो भाषा हमने प्रयोग की है, जो हमारे खून की आइडेंटिटी है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी है, उस इंटेलेक्चुअल लाइफ और उसकी ट्रेडिशंस को, उसका डिसेंट कहां से हुआ है, ये हम नहीं जानते हैं। क्या जो हमारी सभ्यता आज है, क्या वो सभ्यता हमारी है या हमने किसी से उधार ली है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इसका आपको आंसर करना पड़ेगा। और लास्ट में वो कहते हैं कि जो हमने इंडिक का मतलब दिया है, हमने कहा कि हम स्वपूरित हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब हम सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट होने के नाम पे एंटी इंटेलेक्चुअल हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप आत्मपूरित हैं, सेल्फ रिलायंट हैं, हमें दूसरों के साथ इंटरमिंगलिंग नहीं करनी है, तो ये नार्सिसिज्म होने के साथ साथ एंटी इंटेलेक्चुअल भी है कि आप जब तक दूसरे के साथ एंगेज नहीं करेंगे, दूसरे को तर्क में नहीं हरा देंगे, तब तक आप किसी प्रोजेक्ट को मजबूत नहीं कर सकते। फिर आगे वो बताते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है
ये दरअसल एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है। जैसा मैंने आपसे पहले समझाया कि इसे इंटेलेक्चुअल रंग देने की कोशिश की जा रही है। सब लोगों को लगना चाहिए कि हाँ, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, करना चाहिए, डीकोलोनियलिज्म बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी आड़ में हम शायद अपनी किसी राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूर्ति कर रहे हैं, और जो ऐसा कर रहा है, वो शायद देश का नुकसान भी कर रहा है। क्रेडिबल इंडिक नॉलेज का अभाव है। आप राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर किसी नॉलेज की व्याख्या करेंगे, तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि आप कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी को, अपनी नॉलेज की क्रेडिबिलिटी को ताक पर रख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वो कहते हैं कि भारतीय विज्ञान, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और कल्चर, ये जो सारी चीजें हैं, इनकी ओवर डिटरमाइंड एक्सप्लेनेशन हमने कर ली है, यानी इनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर हमने देखा है। जो इधर मॉडर्न जगत में, वेस्ट में जो नए नए प्रयोग हुए हैं, जो नई नई खोजें हुई हैं, उनको हम आत्मसात नहीं करना चाहते। हम एकदम विशुद्ध इंडिक कल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कहाँ तक सही है, ये हमें समझना होगा। उसके बाद ये प्रोजेक्ट खतरनाक क्यों है, उसमें दूसरा आर्ग्यूमेंट वो देते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के खिलाफ है। क्योंकि इंडिक का मतलब सीधा सीधा हुआ, भारतीय परंपरा का सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आप एक धर्म विशेष से आने वाले ज्ञान को इंडिक कल्चर मानते, उस धरती का ज्ञान मानते। अगर इस्लाम में कोई ज्ञान है, अगर क्रिश्चियनिटी में कोई ज्ञान है, तो उस ज्ञान को आप इंडिक नहीं मानते, उसको बाहर की उपज मानते हैं। और अगर इन दोनों धर्मों में अगर किसी व्यक्ति को डीकोलोनाइज होना है, इंडिक होना है, तो उन्हें उस ज्ञान को मानना पड़ेगा जो कि इंडिक ओरिजिनेटेड है, यानी कि स्क्रिप्चर से ओरिजिनेटेड है, एक विशेष धर्म की स्क्रिप्चर से ओरिजिनेटेड है, जो कि फॉल्स आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आप अपनी आबादी के बहुत बड़े हिस्से को बाहर कर रहे हैं अपनी पेरिफेरी से। आप किसको अपने दायरे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये साफ दिखाता है कौन से राजनीतिक एजेंडा को पूरा करता है। ये साफ दिखाता है आप मुस्लिम्स को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब ये इंडिक कल्चर को मानेंगे, या उन स्क्रिप्चर्स को मानेंगे, या उस कल्चर को मानेंगे जिसे आप इंडिक कह रहे हैं। तो इसकी परिभाषा आपने पहले देनी पड़ेगी कि आप इंडिक किसे कह रहे हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट वो देते हैं कि जब जब आप वेस्ट का अपोज करते हैं, जब जब आप वेस्ट को खारिज करते हैं, तब तब आप क्या कहते हैं कि हम भारतीय परंपराओं को मानेंगे। तो क्या आप ये बात भी मानेंगे कि भारतीय परंपरा में कुछ कमियां रही है, भारतीय परंपरा में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस रहे हैं जब लोगों के साथ ऑपरेशन हुआ है, जब लोगों को आउटकास्ट किया गया है, कुछ लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया गया है, महिलाओं की स्थिति खराब रही है, सती प्रथा रही है, बाल विवाह रहा है, तो क्या इन प्रथाओं को भी आप इंडिक मानते हैं, और क्या इन प्रथाओं को भी आप दोबारा लागू करना चाहते हैं? क्या इनके लिए भी आप आर्ग्यूमेंट्स खोज लेंगे? अगर आप वेस्ट के अगेंस्ट हैं, अगर आप कॉलोनियल लेगेसी के अगेंस्ट हैं, तो क्या उनके द्वारा दिए गए ऐसे कानून या ऐसी प्रथाएं या ऐसी प्रथाओं के उन्मूलन को आप दोबारा से रिस्टोर कर देंगे जो इन लोगों ने हटाई है? और अगर ऐसा हो जाएगा, तो ये तो हमारे पूरे सोशल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ है। आप सोशल जस्टिस के खिलाफ ही जा रहे हैं। आप जाति के प्रश्न को दोबारा उठा रहे हैं, आप जेंडर के सवाल को दोबारा उठा रहे हैं। आप जाति वर्ण में मानेंगे, वर्ग में मानेंगे, और आप महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को भी मानेंगे। अगर ऐसा है, तो ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में फॉल्स है, और ऐसा होने से ये जो प्रोजेक्ट है डीकोलोनाइजेशन का, ये अपने आप में मिसअंडरस्टूड है और मिसकैरेक्टराइज्ड मॉडर्निटी इसे हम कहेंगे। कि सिर्फ पुराने ज्ञान पर दोबारा से बेस हो जाना आधुनिकता नहीं है। अगर हमने आधुनिक होना है, तो सारी विचारधाराओं को साथ लेकर के चलना होगा, हर उस विचार को शामिल करना होगा जो डीकोलोनाइजेशन में हमारा साथ दे सकता है। अगर हमारे इधर कोई कमियां रही हैं, तो उनको हमने सुधारना होगा, एजुकेशन पर काम करना होगा, जेंडर रोल्स पर काम करना होगा, सोशल जस्टिस पर काम करना होगा, कास्ट के प्रश्न पर सवाल करना होगा, और उन प्रथाओं पर भी सवाल करना होगा जो कभी न कभी एग्जिस्ट कर रही थी। और अगर आप वापस उसी दौर में जाना चाहते हैं, तो ये प्रश्न फिर बना रहेगा कि वास्तव में इंडिक क्या है, और इंडिक कल्चर क्या है, और किस आधार पर आप लोगों को डीकोलोनाइज करना चाहते हैं। ये प्रश्न है कुछ जो भानु प्रताप मेहता जी ने उठाए हैं। ये संपादकीय समीक्षा हमें बताता है कि डीकोलोनियल प्रोजेक्ट जो है वो क्या है, और क्यों खतरनाक है, और क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है, या इससे कुछ देश का भला भी हो सकता है। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट करके अपनी राय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आपसे मिलते हैं अगले संपादकीय समीक्षा के अंक में।